गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की, तो दरअसल में आपको यहाँ पर मणिपुर का मुद्दा देखने को मिलेगा। अब आप जानते होंगे कि 3 मई 2023 इस तारीख को लगभग 2 साल से भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। एंड ये वही टाइम था जब हमें मणिपुर के अंदर मीटी और साथ ही साथ जो कुकीज़ वो कम्युनिटी है उनके बीच में इश्यूज आते हुए देखने को मिले। बहुत बड़े स्तर के ऊपर वायलेंस हुआ। अब 2 साल से ज़्यादा समय इसके लिए बीत चुका है। कुछ हद तक कुछ एरियाज में नॉर्मलसी आई है, पर पूरी तरह से पीस 100% तरह से रिस्टोर नहीं हो पाया है। आने वाले जो दिन है उनमें हमारी उम्मीद यही है कि कैसे यहाँ पे पीस एस्टेब्लिश किया जाए, उसके लिए और कदम उठाए जाएंगे। एंड आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। उसके बाद 13 फरवरी के बाद से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल हमें लगता हुआ देखने को मिला है। अब क्या हो रहा है? अब जो एनडीए है, राइट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका भारतीय जनता पार्टी भी एक हिस्सा है, उनके कुछ एमएलए सामने आए हैं एंड उन्होंने बोला है कि वो रेडी हैं एक तरह से सरकार बनाने के लिए। दरअसल में मणिपुर में टोटल 60 एमएलए या 60 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें आप नोटिस कर पाओगे कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि टोटल 44 एमएलए रेडी हैं जो सरकार बनाना चाहते हैं, जो यहाँ पे एनडीए को यहाँ पे फेवर कर रहे हैं। हालांकि जो लेटर दिया गया उसमें केवल और केवल 22 एमएलए की सिग्नेचर थे। तो क्या वाकई में सरकार बनती है, नहीं बनती है, ये आने वाले दिनों के अंदर हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 29 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सृजन मेंस 2025 गाइडेंस प्रोग्राम करें थोड़ा सा बताना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले साल भी हमारा जो सृजन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। 190 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस हमें 2024 के फाइनल रिजल्ट में देखने को मिले हैं। एंड इस बार का जो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है वो और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव होने जा रहा है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली हमारी टीम की तरह मेंटरशिप तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, प्रॉपर आंसर राइटिंग होगी, उनकी एवेल्युएशन होगा, जो आपके रैंक होल्डर्स हैं यहाँ पर आपको एवेल्युएशन में मदद करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हमारी जो टीम है, हमारे फैकल्टीज़ हैं, वो भी यहाँ पे आपके साथ सेशंस लेंगे ताकि आपकी मेंस की तैयारी और बेहतर हो पाए। तो सृजन एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो आपको मेंस में अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। एंड इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसके अंदर फिल आप इसको यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बैच 30 मई से यहाँ से स्टार्ट है। इसके साथ ही दोस्तों, 1 जून को प्रयागराज के अंदर यूपीएससी का जो सबसे बड़ा त्यौहार है प्रतिज्ञा दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आप लोग प्रयागराज में रहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे और जगह से हैं वो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल के ऊपर, राइट। तो डेफिनेटली 1 जून को आप सब लोग जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका डुगोंग कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में डुगोंग देख रहे होंगे। इसको डुगोंग भी कह सकते हो या फिर इसको फेमसली ना सी काओ के नाम से भी जाना जाता है या फिर फार्मर्स ऑफ द सी, राइट। अब एक्चुअल में हम इसको सबसे पहली बात तो डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसको डिस्कशन करने का रीजन ये है कि एक तो कल थी 28 मई और 28 मई को हम लोग वर्ल्ड डुगोंग डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड इसी दिन हमें यहाँ पे ये पता लगा कि जो जो डुगोंग है इनके नंबर्स, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। इसीलिए बहुत ही चिंताजनक विषय बन चुका है। चलो थोड़ा डुगोंग के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ये लार्ज हर्बीवोरस मैरीन मैमल्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हर्बीवोरस होते हैं प्लस एट द सेम टाइम ये स्ट्रिक्टली मरीन है, यानी कि ये बहुत ही उन एरियाज में आपको या उस पानी में मिलेंगे जहां पर पानी कुछ मीटर तक डीप होता है। सर क्या ये डीप वाटर में नहीं मिलते? नहीं। इसका रीजन पता क्या है? जो डुगोंग है ना वो दरअसल में सी ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है। सी ग्रास आप समझते होंगे, एक ऐसा अंडर वाटर फ्लावरिंग प्लांट होता है जो सी फ्लोर को स्टेबलाइज करता है। अब वो कुछ ही मीटर डीप तक मिलता है, बहुत ज्यादा डीप वाटर में नहीं मिलता। इसीलिए जो डुगोंग है वो भी सी ग्रास पे डिपेंडेंट होने की वजह से आपको कुछ पानी जो डीप होगा बस उसी में मिलेगी, बहुत ज्यादा डीप पानी में नहीं मिलेगी, राइट। तो डुगोंग्स आपको वार्म कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिल जाते हैं, राइट। अगर हम बात करें इंडियन ओशन की तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो मेजर एरियाज हैं वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो एरिया आपका गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे वाला हो गया,
उसके साथ साथ गल्फ ऑफ कच्छ में आपको मेजरली देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट होती है वो काफ़ी स्लो होती है, यानी कि लगभग 13 से 15 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है, राइट। अब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है और इतने टाइम बाद जो फीमेल होती है वो एक सिंगल काफ को बर्थ देती है। तो आप नोटिस कर पाओगे क्योंकि ये प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा है, इतना टाइम टेकिंग है, इस वजह से भी इनके नंबर्स थोड़े डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट व्हाट आर द मेन रीजंस, वहां पे आप नोटिस कर पाओगे कि कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, फिशिंग नेट्स में इंटेंगलमेंट की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, बोट कोलिजन हो गया, पोल्यूशन, सी ग्रास बेड का ना होना जो कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कहीं ना कहीं बहुत बड़े थ्रेट इनके लिए यहाँ पे बन चुके हैं। डुगोंग जो है वो काफी लंबे समय तक यानी कि लगभग 70 साल तक इनकी लाइफ स्पैन आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करें इनके कंजर्वेशन स्टेटस की, तो आप ध्यान में रखिएगा कि देखो ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई आपसे पूछे ना कि आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, तो दैट इज वल्नरेबल। पर भारत में इसको रीजनली एंडेंजर्ड का कैटेगरी का दिया गया है। तो कोई एग्जाम में सिंपली अगर लिखा हो ना कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है, आपको वल्नरेबल ही टिक मार्क करना है। पर अगर मान लो बहुत ही स्पेसिफिकली कह दे कि रीजनल बेसिस के ऊपर इंडिया में क्या इसका है, तो अब आप इसको रीजनली एंडेंजर्ड यहाँ पे कह सकते हो, बट नॉर्मली आपको अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो आप वल्नरेबल ही उसका आंसर देंगे। बाकी डब्ल्यूपीए के अंतर्गत ये शेड्यूल 1 के अंदर है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, राइट। 2022 में इंडिया ने पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पार्क भी तमिलनाडु के अंदर स्टैब्लिश किया। कुछ और भी यहाँ पे हमारे एग्रीमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल डुगोंग कंजर्वेशन एमओयू हमने यहाँ पे साइन किया 2008 के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टास्क फोर्स भी बनाई थी ताकि डुगोंग को कैसे हम कंजर्व कर पाएं। ये सब चीजें हमें डुगोंग के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, दीज आर लार्ज हर्बीवोरस मेरीन मैमल्स। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे। इंटरपोल सिल्वर नोटिस को थोड़ा हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, पर सबसे पहले हम समझेंगे इंटरपोल के बारे में। दोस्तों इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1923 के अंदर बनाया गया था एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि 1956 के अंदर इन्होंने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, एंड तब 1956 के अंदर इसका नाम इंटरपोल रख दिया गया। दुनिया भर के अंदर अलग अलग जो आपकी पुलिस है उनके बीच में कॉपरेशन किया जाता है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे ना कि अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इस तरह के क्राइम्स होते रहेंगे, उनके बारे में जानकारी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगी। तो हर देश अपनी तरफ से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, एंड इंडिया की तरफ से जो है दैट इज योर सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो दरअसल में इंडिया की तरफ से नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, राइट। बाकी इसके अलावा इसके टोटल 196 मेंबर्स है, इसमें भारत भी मेंबर है। हेडक्वार्टर्स आपको लियोन फ्रांस में देखने को मिल जाएंगे, एंड इसकी 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक, फ्रेंच, इंग्लिश एंड स्पेनिश। बहुत सारे इसके मतलब 7 टोटल रीजनल ब्यूरोज आपको वर्ल्ड वाइड है। कंट्रीज का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जैसे मैंने आपको बताया भारत के केस में वो आपको सीबीआई देखने को मिल जाएगा। तो इंटरपोल के द्वारा ना अलग अलग तरह के नोटिस इशू किए जाते हैं, तो थोड़ा इन नोटिस को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक होता है आपका रेड नोटिस। जब हम बात करते हैं ना रेड नोटिस की, तो दरअसल में यहाँ पर बात होती है किस चीज की, आपके एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने की रिगार्डिंग, राइट। कि कोई वांटेड पर्सन है उसको अरेस्ट के रिगार्डिंग रेड नोटिस इशू किया जाता है। येलो नोटिस जो होता है वो मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए होता है, जैसे कोई बच्चे हो गया या फिर कोई ऐसे पर्सन जो मिसिंग है उनको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए यहाँ पे येलो नोटिस होता है। खासकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केसेस में बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा आपका होता है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस में क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो ब्लू नोटिस। ब्लैक नोटिस में क्या होता है, आपकी जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती हैं, राइट, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए। ग्रीन नोटिस जो आपका हुआ, ग्रीन नोटिस आपका वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग है, ठीक है, जिन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया है, कहीं दूसरे देश में जाके ऑफेंस ना कर दे, वो हो गया। ऑरेंज नोटिस में क्या होता है, यहाँ पर किसी आप इवेंट, पर्सन, ऑब्जेक्ट, एक प्रोसेस को आप वार्निंग देनी होती है, ठीक है, कि मान लो किसी चीज का इमिनेंट थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है लोगों के लिए, तो उस थ्रेट के लिए वार्निंग देने के कॉरस्पॉन्डिंग ऑरेंज नोटिस होता है। लास्टली अगर हम बात करें पर्पल नोटिस की, तो ये बात करता है मॉडस ऑपरेंडी की। मॉडस ऑपरेंडी मतलब क्या तरीका है, क्या आपका मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है क्रिमिनल्स के द्वारा। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे देयर आर डिफरेंट नोटिस। इसके अलावा भी आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा जिसका नाम है सिल्वर नोटिस। अब ये क्या है, देखो ये नया आया है अभी। नया क्या है इसमें, क्या क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी। देखो सिल्वर नोटिस में क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो भी एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, ऑब्टेन करना, उनको मॉनिटर करना।
अब इसका क्या मतलब, देखो कई बार ना किसी ने हो सकता है बहुत बड़ा कोई फ्रॉड किया हो, तो हमें देखना होता है कि यार उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ-कहाँ पे है, कौन सी गाड़ियाँ हैं उसके पास, कैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, कैसे बिज़नेसेस हैं उसको, राइट? अगर मान लो उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, तो हम उसकी इस प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से, राइट, रिकवर करने की चीज़ें कोशिश कर सकते हैं। ये इंटरपोल का सिल्वर नोटिस हमें यहाँ पे हेल्प करता है। तो खासकर आपके जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं ना, उनको कॉम्बैट करने के अंदर, ग्लोबल कोलैबोरेशन एनहांस करने में आपका सिल्वर नोटिस यहाँ पे आपकी मदद कर देगा। जैसे फ्रॉड, करप्शन, ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको सिल्वर नोटिस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि भारत की तरफ से आप लोग जानते हो, आपका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कौन है? आपका सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसने रिसेंटली इंटरपोल सिल्वर नोटिस अगेंस्ट ट्यू फ्यूजिटिव्स यहाँ पे इशू किया है। अब आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे इंडिया का जो पहला सिल्वर नोटिस था वो किसके अगेंस्ट इशू किया गया था? अगेंस्ट द पर्सनल वीजाज एंड लोकल लॉ ऑफिसर एट द फ्रेंच एम्बेसी इन दिल्ली। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ना कुछ वीजा फ्रॉड किया था, इसीलिए भारत ने यहाँ पे इनके अगेंस्ट सिल्वर नोटिस यहाँ पे इशू किया था। तो इस वजह से ये नोटिस न्यूज में थे। आई होप आप यहाँ पे इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एंड हनी प्रोडक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रिसेंटली जो प्रधानमंत्री जी का मन की बात हुआ था ना, उन्होंने यहाँ पे हनी प्रोडक्शन या बी कीपिंग के बारे में बात करी थी। तो हमें थोड़ा सा हनी प्रोडक्शन के बारे में चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहली बात तो पिछले 11 साल के अंदर हमने हनी प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी करी है। जैसे पहले हम 75,000 मेट्रिक टन हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते थे, अब 1.25 लाख मेट्रिक टन हम यहाँ पे इतना प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है हनी का? दैट इज चाइना, एंड चाइना ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। पर अब भारत भी अच्छी खासी यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे करने लग गया है। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये कुछ टॉप मोस्ट हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। हर साल 20 मई को हम लोग वर्ल्ड बी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन ना बर्थ एनिवर्सरी होती है एंटन जंसा की। ये वही पर्सन है जिन्होंने बी कीपिंग, ठीक है, जो आपका बी कीपिंग का पूरा स्किल है उसको यहाँ पे मास्टर किया था। ठीक है, इस बार का जो थीम था दैट वाज बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। अब आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ना एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको कोरिया बोल लो या कोरैया बोल लो, ठीक है ना, इस तरह से उसको नाम भी लिखा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, वो बहुत ही शुद्ध हनी जो होता है वो यहाँ पे बनाते हैं, जिसका नाम है सोन हनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और ये हनी बनाने के लिए केवल और केवल फॉरेस्ट फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक हनी हमें देखने को मिल जाएगा। भारत सरकार भी हनी की बीट के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे काम कर रही है। स्वीट रेवोल्यूशन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि हनी प्रोडक्शन हम यहाँ पे बढ़ा पाए। इसके साथ ही हमारे पास एक प्रोग्राम है, हनी मिशन प्रोग्राम, जिसको केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और इसकी नोडल जो मिनिस्ट्री है दैट इज आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी लाभार्थी हैं उनको बी बॉक्सेस, लाइव बी कॉलोनीज, टूल किट्स, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो आपको हनी प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो ये आप ये समझो लो एल्टीट्यूड कहते किसको हैं। देखो लो एल्टीट्यूड के ना अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। कुछ लोग इसको 300 मीटर तक मानते हैं, बट ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन है ना, ये बात करता है कि जो आपकी एयर स्पेस होती है अप टू 1 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, उसको हम यहाँ पे लो एल्टीट्यूड बोलते हैं। यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर की जो पूरा का पूरा एयर स्पेस है, वो आ जाएगा आपका लो एल्टीट्यूड के अंदर। एंड जो भी यहाँ पे अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वो आपकी लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर हवा में 1 किलोमीटर तक कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने ना जैसे अब आजकल ना जैसे स्विगी डंजो है, इंडिया में उतना बड़े लेवल पे नहीं है, पर इनके द्वारा भी पायलट प्रोजेक्ट्स रन किए जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी जो ग्रोसरीज हैं या फिर जो खाना है, वो फूड, जो आपका फूड है, वो ड्रोन्स के माध्यम से हम इस तरह से सप्लाई कर पाएँ। ये ड्रोन बेस्ड डिलीवरी सर्विस कहाँ पे आएंगी? ये लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी के अंदर ही आएंगी। इसी तरह से आप लोगों ने जिप लाइन का नाम सुना होगा। तो जिप लाइन भी इनफैक्ट ना मेडिसिन हो गया, वैक्सीन हो गया, ब्लड हो गया, ये सब चीजें भी आपके ड्रोन्स के माध्यम से डिलीवर कर रहा है। इवन आप लोगों ने जैसे हमारी जो स्कीम है, स्वमित्व स्कीम, है ना, कई बार हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। स्वमित्व स्कीम का इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी रूरल प्रॉपर्टी को मैप करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए। आपका सर्वे ऑफ इंडिया भी इस तरह से जियो स्पेशल मैपिंग करता है, राइट।
उसके अलावा बहुत सारी जगहों के ऊपर जैसे पुलिस भी क्या करती है, कई बार क्राउड को मैनेज करने के लिए आपके ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। प्रोटेस्ट के समय सर्वेलेंस का देखना होता है, या फिर इवन एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स है, वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे रन करती है। अर्बन मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ चुका है चाइना यूएसए के अंदर, जहां पर एयर टैक्सीज चलती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। इवन आपकी आजकल फोटोग्राफी, आपका टूरिज्म, वहां पर आपकी जो लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जब हम इकोनॉमी डिस्कशन करते हैं, मैंने कई बार वहां पर आपको प्रिसीजन एग्रीकल्चर जब समझाया है, उसमें भी आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे आप क्रॉप मॉनिटरिंग के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, आप फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें कुछ और नहीं, ये आपकी लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी का ही हिस्सा यहाँ पे बन जाती हैं। तो इसमें आपका जनरल एविएशन तो है ही है, बट उसके अलावा ड्रोन एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट हो गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गया, यूएवीज जो होते हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स उसी में आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। ये सारे लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी ही पार्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो मेनली 1 किलोमीटर से नीचे का होता है एग्रीकल्चर, सर्वेलेंस, ये सब मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिए। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, ये सब टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है। अब न्यूज में पता क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि चाइना की लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी के अंदर 2 ट्रिलियन युआन हिट कर जाएगा बाय 2030, एंड 3.5 ट्रिलियन युआन की उनकी लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2035। तो आपके दिमाग में आएगा, सर क्या भारत कुछ कर रहा है? हाँ जी, देखो मैंने आपको बताया ना, हम तो डेफिनेटली बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको सुमितो स्कीम के बारे में बता दिया, एनडीआरएफ के बारे में बता दिया, है ना। इस तरह से दे आर डेफिनेटली वेरियस वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट्स इसके रिगार्डिंग रन कर रहे हैं। पर भारत सरकार ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें एक हो गया आपका ड्रोन एयर स्पेस मैप 2021 में जो हमने किया। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लगभग भारत की 90% इंडियन एयर स्पेस को ओपन कर दिया एज ग्रीन जोन्स, ताकि वहां पे ड्रोन ऑपरेशन आराम से हो पाए अप टू 400 फीट्स। सिमिलरली 2021 के जो ड्रोन रूल्स हैं उनको हमने थोड़ा आसान कर दिया, कंप्लायंस बर्डन हमने कम कर दिया। मिशन ड्रोन शक्ति के माध्यम से हम ड्रोन एज अ सर्विस यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। एंड मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जैसे तेलंगाना ने यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसके माध्यम से मेडिसिन और वैक्सीन को अलग अलग रिमोट एरियाज तक यहाँ पे पहुंचाया जाता है। तो ये सारी चीजें भारत कर रहा है इन द लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी सेगमेंट। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, माउंट कंचनजंगा के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये बताओ, क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे जो लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट माउंटेन्स आपको देखने को मिलती हैं? व्हाट आर दोस्त? देखो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले नंबर पे तो सर माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, जिसकी हाइट लगभग 8,848 मीटर है, जो कि आपका नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर यानी कि तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगी, जिसको हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी जो है वो आपको माउंट केटू, या जिसको आप लोग गॉडविन एस्टिन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तीसरे नंबर का आपको जो माउंटेन देखने को मिलेगी ना, दैट इज योर माउंट कंचनजंगा। ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया के अंदर, विच स्टैंड्स एट 8,568 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब अगर हम बात करें ये माउंट कंचनजंगा का नाम कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम द 5 ट्रेजर्स ऑफ द हाई स्नोस, जो कि वहाँ की जो लैंग्वेज है संगपा तिब्बतन, उसके अंदर इसका मतलब आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इसकी लोकेशन पे आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ये जो आपकी लोकेशन ना, ये नेपाल और आपका सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम और नेपाल के बीच में आपको यहाँ पे माउंट कंचनजंगा लोकेटेड देखने को मिल जाएंगी। एंड इसी पर्टिकुलर माउंटेन को स्लीपिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीजन यही है क्योंकि ये जो आपका माउंट कंचनजंगा है, इसकी जो अलग अलग पीक्स हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि वो बुद्धा के अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे बिलोंग करता है, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता हुआ देखने को मिलता है। अब इसकी रीजनल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके जो सिक्किम के प्रोटेक्टर डीटी हैं, है ना, जिनका नाम है जोनगा, ठीक है ना, उनका निवास स्थान या जो उनका घर है वो माना जाता है माउंट कंचनजंगा को। तो लोग इसको एक तरह से वर्शिप करते हैं, इस पर्टिकुलर माउंटेन को भी, प्लस एट द सेम टाइम जो डीटी को भी, दैट इज जोनगा, जिनको आप लोग फोला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इनको यहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं। अब आप नोटिस कर पाओगे माउंट कंचनजंगा को पहली बार जो स्केल किया गया था वो 1955 में था बाय अ ब्रिटिश एक्सपीडिशन, पर उसमें पीक को यहाँ पे टच नहीं हुआ था। अब देखो यार, लोग जो सिक्किम के हैं वो बहुत ज्यादा पूछते हैं, राइट। एंड इनफैक्ट 1998 और 2001 में सिक्किम गवर्नमेंट ने सारी क्लाइंबिंग एक्टिविटीज को बैन कर दिया था अंडर द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991,
क्योंकि उनका मानना है कि ये जो पीक है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र है एक तरह से। पर दिक्कत ये है कि चलो सिक्किम की तरफ से तो बंद हो गया, पर नेपाल की तरफ से अभी भी ऐसा हो रहा है एंड उस वजह से क्या हो रहा है, लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो हमारे जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं ना, उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर को लिखा है कि आप प्लीज़ जो नेपाल के साथ बात करिए, नेपाल को बोलिए कि जो अलग-अलग तरह की माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको यहाँ पर आप रोकें, क्योंकि इससे माउंट कंचनजंगा की जो सैंक्टिटी है, वो यहाँ पे खत्म हो रही है। बाकी इसके अलावा आप लोग जानते ही होंगे कि जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। ये एक यूनेस्को की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी में आपका माउंट कंचनजंगा भी इंक्लूड हो जाता है। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी माउंट कंचनजंगा के रिगार्डिंग जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आपका इनक्वाइस के बारे में। तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत ये ऑटोनमस बॉडी है, येस दिस इज करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो देखो यहाँ पे ना लास्ट एटलीस्ट 20 ईयर्स नहीं, ये कम से कम 10 साल होना चाहिए। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। बाकी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यहाँ पे डेवलप किया है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।